हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस टारगेट बाय संगम सर। आज का हमारा टॉपिक है संघ की कार्यपालिका तथा विधायिका। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो इसी वीडियो से आएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है? भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से 78 तक है। अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये 4 लोग शामिल होते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन कहाँ उल्लिखित है? यह कथन लिखा गया है अनुच्छेद 53(1) में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उक्त कथन लिखा गया है अनुच्छेद 53(1) में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया जाता है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन राष्ट्र का प्रमुख है परंतु कार्यकारी नहीं है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है परंतु कार्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में सम्मिलित सदस्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में सम्मिलित कौन कौन है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। दूसरे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र एवं पौंडीचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के गुप्त मतदान द्वारा चुनाव किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का मतदान कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का मतदान कैसा है? अप्रत्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 70वें संविधान द्वारा, 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था? 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होगी। पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद को धारण करेगा। उक्त कथन उल्लेखित है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया?
अनुच्छेद 56 में बोला गया है राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने की तिथि के 5 वर्ष होगी। पद की समाप्ति पर भी वह अपने उत्तराधिकारी के आने तक पद को धारण करेगा। यह अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष के पूर्व भी राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो सकती है। ये परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? 5 वर्ष से पहले कैसे कार्यकाल खत्म हो सकता है? अगला देख, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा पद त्याग देने की इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है अनुच्छेद 56(2) के तहत। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अपना पद त्याग किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति उसको सूचित किसको करेगा? लोकसभा अध्यक्ष को। अनुच्छेद 56(2) में लिखा गया है ये। दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर अनुच्छेद 61। महाभियोग का आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 61। महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगता है? अनुच्छेद 61। महाभियोग का आर्टिकल अनुच्छेद 61 है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन एक से अधिक बार का योग्य है, संविधान में कहाँ उल्लिखित है? अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए एक से अधिक बार चुना जा सकता है, ये अनुच्छेद 57 में लिखा गया है। अगला देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होंगी? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई हैं। तो पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये 3 अर्हताएं चाहिए, 3 प्रायोरिटी चाहिए राष्ट्रपति बनने, चुनाव लड़ने के लिए। पहला, भारत का नागरिक। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और ये 58 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 58। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है तो उसे जमानत राशि कितनी जमा करनी होगी? 15,000 रुपए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आपको जमानत राशि कितनी जमा करनी है? 15,000 रुपए। अगला है, कितने मत प्राप्त करने पर जनमत राशि जब्त हो सकती है? कितने मत न प्राप्त करने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग। अगर आपने 1/6 भाग कुल वैध मतों का 1/6 भाग अगर आपने नहीं पाया है तो आपका जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? ब्रिटेन के। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्रपति के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? ब्रिटेन के। अगला देखते हैं। भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानताएं हैं? भारत और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के मध्य क्या असमानताएं हैं? भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन का वंशानुगत है। भारत का चुना जाता है और ब्रिटेन का वंशानुगत है, यही डिफरेंस है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है, 60 में है। राष्ट्रपति किसके प्रमुख शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख करता है। अब शपथ क्या लेता है राष्ट्रपति, उसको देखते हैं। शपथ लेता है, राष्ट्रपति की शपथ है, शपथ यथा मैं अमुक श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, पहली लेता है। दूसरा बोलता है संविधान और विधि की संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। तीसरी बात कहता है भारत की जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। ये 3 चीजें राष्ट्रपति की शपथ में है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों एवं उपलब्धियों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 59(3) में, 59 भाग 3 में। किसमें मिलता है राष्ट्रपति की वेतन भत्तों और उपलब्धियों का? 59 आर्टिकल अनुच्छेद 59 और 3 में, 59(3) में। अनुच्छेद 59(4) के अनुसार किसकी उपलब्धियों, वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती? राष्ट्रपति के भत्तों में कटौती नहीं की जाती, ये बात कही गई है आर्टिकल 59(4) में। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने उक्त सदस्यता राष्ट्रपति पद के पूर्व त्याग दी। निम्न में उक्त वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 59(1) में बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाता है? किसी भी सदन में रखा जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन। एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत क्या होता है, इसको देखते हैं। यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं। ये होता है एकल संक्रमणीय मत का मतलब। अगला देखते हैं। यह है किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? एक विधायक के मत मूल्य क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य और मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। इस तरह से ये ज्ञात किया जाता है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार वर्ष माना जाता है? वर्ष 1971 माना जाता है। एक सांसद के मत का मूल्य क्या है, इसको देखते हैं। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद बटे में आ जाएगा संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, है ना। इस तरह देख लेते हैं। अगला देखते हैं। 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस वर्ष तक 1931 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा? 2026 तक। 2026 तक 1971 ही जनगणना का आधार रहेगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक पद पर रहता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 56(1) में बोला गया है। ये कितने वर्ष तक रहता है? 5 वर्ष। अनुच्छेद 56(1) में बताया गया है। भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल की समाप्ति पर कब तक पद पर बना रहता है? जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वह पद पर बना रहेगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? कुल पड़े वैध मतों के आधे से 1 मत अधिक, मतलब 50% प्लस 1 जीतना चाहिए। वैध मत अगर पड़े होंगे 50% से 1 मत ज्यादा चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगला क्वेश्चन। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति
भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये होता है क्रोनोलॉजी। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं। निम्न उक्ति लागू किस पर होती है? राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करता है। नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 61 में है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति को। अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगला देखते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में शामिल नहीं है? कौन? राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं चुनाव में तो शामिल होती हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होती हैं। राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान न्यायालय की दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 361(4) में बोला गया है। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है। किसकी? राष्ट्रपति की। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उसे सहमति मिलती है राष्ट्रपति की। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति का आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 72 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 72 में लिखी गई है। अगला देखते हैं। किन अपराधों के संबंध में राष्ट्रपति क्षमादान करता है? किन अपराधों के? संघीय विधि के विरुद्ध अपराधों के दंड में सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड में यह क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला है, परिस्थितियां जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, कौन कौन सी हैं? जब वह सदन में अपना बहुमत खो देता है या जब वह अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाता है, तब ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरा, जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या जब राष्ट्रपति इस तथ्य से अवगत हो कि राष्ट्र की सरकार का बहुमत नहीं है और जब प्रधानमंत्री लोकसभा के समक्ष जाने से इनकार कर देता है, तब यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये 4 कंडीशंस होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां देखते हैं। पहली शक्ति है लघुकरण, कम्यूट बोलते हैं इसको। किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति दंड दिया जाना, जैसे कठोर कारावास को साधारण कारावास में या मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना, इसको लघुकरण कहते हैं, कम्यूट कहते हैं। दूसरी क्षमादान की शक्ति है परिहार, रेमिशन। इसका अर्थ है कि दंड के आदेश की प्रकृति बदले बिना दंड की मात्रा को कम देना, जैसे 5 वर्ष का कठोर कारावास को कम करके 2 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना, इसको बोलते हैं परिहार। अगली शक्ति है क्षमा, पार्डन। इसका अर्थ है अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता बल्कि दोष सिद्धि अपराधी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है ना। ये चीजें हैं। अगली शक्ति है उसकी प्रविलंबन, रिप्राइव। अगली शक्ति क्या है? प्रविलंबन।
प्रिप्राइव, इसका अर्थ है मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना, मृत्युदंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर देना। अगली पांचवी शक्ति इसकी है विराम, रेस्पाइट। कौन सी? रेस्पाइट, विराम। इसका अर्थ है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण, दंड पाए हुए विशिष्ट व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण उसके दंड की कठोरता को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल देना। ये इसकी विराम है, विराम की शक्ति है। 5 तरह की शक्तियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश की शक्ति हमने ऊपर पढ़ी हुई है 123, संसद के स्थगन के समय, जब संसद नहीं चल रही हो तब वह अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव होता है अधिनियम के समान, जैसे अधिनियम पास होता है ना, वैसे ही राष्ट्रपति का अध्यादेश प्रभाव में होता है। अध्यादेश की समय सीमा होती है संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। अध्यादेश की समय सीमा होती है संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। नोट में देखते हैं, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कंडीशन है, जब देश में आपातकाल लगा हो या उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब अध्यादेश राज्य सूची में भी जारी कर सकता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु उम्मीदवार के कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए? कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? 14 दिन पूर्व, अनुच्छेद 61(2) के तहत। अनुच्छेद 61(2) के तहत क्या बताया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए? 14 दिन। जैसे आप महाभियोग लगाने जा रहे हो तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 61(2) में बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रक्रिया अर्धन्यायिक है। महाभियोग संसद में चलाई जाने वाली अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होना चाहिए? समस्त सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत से ही पास होगा, तभी महाभियोग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा? ये किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 71 के तहत बोला गया है कि कोई भी अगर मैटर होगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के तहत तो वह उच्चतम न्यायालय ही देखेगा। ये अनुच्छेद 71 में बताया गया है। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन में उल्लेख है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता? ये 11वें संविधान संशोधन 1961 में बोला गया है। कि संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थानों के आधार पर अवैध घोषित किया गया है, नहीं किया जा सकता। ये 11वें संविधान संशोधन 1961 में कहा गया है। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने का पात्र नहीं होता यदि वह सदस्य विधान परिषद का हो। अगर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, कर्तव्य और कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखते हैं। पहले उनकी आती कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखते हैं।
पहली कार्यकारी शक्ति है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। दूसरा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। दूसरी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तीसरी शक्ति है कार्यकारी, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ये तीन शक्तियां उसकी क्या है? कार्यकारी शक्ति। अब देखते हैं विधायी शक्ति क्या क्या है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है? पहली शक्ति है राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है। दूसरी विधायी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति संसद की बैठक को स्थगित भी कर सकता है। तीसरी विधायी शक्ति है राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित करता है तथा वह संसद के संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है। ये राष्ट्रपति की तीन कौन कौन सी शक्तियां हैं? विधायी शक्तियां हैं। अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति की। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह इसकी वित्तीय शक्ति है। दूसरी वित्तीय शक्ति क्या है? राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। तीसरी विधायी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ये इसकी वित्तीय शक्ति है। अब उसकी हम देखते हैं न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन कौन से करता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए क्षमादान भी दे सकता है। ये भी शक्ति राष्ट्रपति के पास। तीसरी है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर परामर्श भी मांग सकता है। ये इसकी न्यायिक शक्तियां हैं। अगला देखते हैं कूटनीतिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही पारित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ये इसकी कूटनीतिक शक्ति है। दूसरी शक्ति क्या है? राष्ट्रपति विदेशों में राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है। यह इसकी कूटनीतिक शक्तियां हो गई। अगली शक्ति क्या है? सैन्य शक्तियों में क्या है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। दूसरी है राष्ट्रपति थल जल वायु के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तीसरी सैन्य शक्ति है राष्ट्रपति युद्ध के प्रारंभ व समाप्ति की घोषणा करता है। अगली है आपातकालीन शक्तियां। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपातकालीन शक्तियों से। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन किसके तहत है? 356, 365। और वित्तीय आपातकाल 360। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किसकी नियुक्ति करता है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी क्षेत्र के अनुसूचित घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति करता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति करता है। वह राष्ट्रपति कौन थे जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? बीबी गिरी। दूसरे चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के समय की गई थी? बीबी गिरी के। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए कौन से? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला कौन सा क्वेश्चन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे? बिहार से थे। पहले राष्ट्रपति कौन से किस राज्य से थे? बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? बीबी गिरी। कौन से? बीबी गिरी। नेक्स्ट, कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन।
डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? व्यक्ति के अनुसार 12वां तथा कार्यकाल के अनुसार 14वां, और ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? संसद के दोनों सदनों में को एक साथ देता है अभिभाषण। संसद के दोनों सदनों में एक साथ। अनुच्छेद 87 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कहाँ है? अनुच्छेद 87 में। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जस्टिस एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके थे, है ना। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किसकी संज्ञा दी गई? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे थे? नीलम संजीवा रेड्डी। अगला, भारत के राष्ट्रपतियों में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपतियों में जो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित थे? डॉक्टर बीबी गिरी। बीबी गिरी राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंध रखते थे। अगला, 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद। 2 अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहा? राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने कहा था। अब हम देखते हैं अगला, ये राष्ट्रपतियों की लिस्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम अलग से देखेंगे, अलग से कराऊंगा तब देखना है इसको। करंट टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे पूरी लिस्ट को, है ना। अब देखते हैं, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक, बिल तभी अधिनियम या एक्ट बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा वीटो पावर का उपयोग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां निहित हैं। कौन कौन सी? अंत्यातिक वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है, किंतु संसद के पुनर्विधेयक को संशोधित सहित या उसी रूप में लौटाने पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है, अतः यह वीटो निरस्त हो जाता है। धन विधेयक के निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला है पॉकेट वीटो। इस वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता है, ना अस्वीकृति करता है और ना ही लौटाता है। अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। ये क्या है?